हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चौथा पार्ट है उपन्यास के प्रश्नों की श्रृंखला का। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। तो इसके हैं रचनाकार नमिता सिंह। इनमें से कथा साहित्य के तहत क्या है? उपन्यास, रेखा चित्र, कहानी, और ए और बी दोनों में से कौन सा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थोड़ी कम होना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको लगेगा कि इसमें कौन सा होना चाहिए। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है, उपन्यास और कहानी दोनों ही है, क्योंकि दोनों ही कथा साहित्य के तहत आते हैं। उपन्यास कोई भी चीज़ होता है कि वो परिदृश्य संपूर्णता, मतलब कि संपूर्ण परिदृश्य को क्लियर करता है। कहानी कोई भी घटना का एक अंक दिखाता है, और कहानी कोई फास्ट चलता है, तीव्र गति से चलता है, जबकि उपन्यास की बात अलग होती है। तो दोनों ही कथात्मक विधाएं। इनमें से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें ऐतिहासिक उपन्यासकार अगर देखें तो कौन है। तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, जो ऐतिहासिक उपन्यास के तौर पे जाने जाते हैं। इनमें से जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास की बात करेंगे कि कौन सा है इसमें। तो ये है धरती धन्ना अपना, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हिंदी से रिलेटेड अपडेट के लिए आप हिंदी और प्राइड अपना टेलीग्राम है उससे ज़रूर कनेक्ट रहिए, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिए। लाला श्रीनिवास दास का लिखा उपन्यास परीक्षा गुरु है। मैला आंचल में किस गांव का वर्णन है? मेरीगंज का है। शिवपालगंज का संबंध हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से है? तो देखिए, शिवपालगंज, ये नाम बार बार आता है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जो शिवपालगंज से रिलेटेड है। तो वो राग दरबारी उपन्यास है। इसके बाद है कि नीला चांद इनमें से किसका उपन्यास है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीला चांद जो है ये किससे है? तो ये इनका उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का। इन सूचियों को आपको मैच कराना है। वर्षा वशिष्ठ माता दीन, माता दीन को हम गोदान में पढ़ते हैं। अब जैसे वर्षा वशिष्ठ दे दिया है ना, निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा, शशि को हम शेखर एक जीवनी से कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम बात करें वर्षा वशिष्ठ को, तो मुझे चांद चाहिए, इससे रिलेट हो गए। अब यहाँ पे ये देखिए कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है मिलाने के लिए पात्रों के साथ, या रचनाकार और रचना का नाम दे दिया। तो जैसे तमस है, तो तमस किसका है? भीष्म साहनी का है। गली आगे मुड़ती है ना, तो एक चिथड़ा सुख करके निर्मला वर्मा का, कि एक चिथड़ा सुख हो गया, तमस हो गया भीष्म साहनी का। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का। शेखर एक जूनी भाग एक की कथा कितने खंडों में विभक्त है? तो देखिए, शेखर एक जूनी का जो पहला वाला पार्ट है वो 4 खंडों में विभक्त है। मैला आंचल का प्रकाशन हुआ था। तो मैला आंचल के प्रकाशन की बात करें तो हम पढ़ते हैं कि इनका प्रकाशन मैला आंचल का 1954 में हुआ था। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, ये पंक्ति किस उपन्यास की है? तो ऐसा किसमें है कि नारी शरीर जो है देव मंदिर की भांति पवित्र है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा में ये बात कही गई है कि नारी जो है वो शरीर देव मंदिर के भांति वो पवित्र होती है। स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, यह कथन किसका है, किससे है? तो स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी जो है वो कलुषित नहीं होती है, ये कथन है बाणभट्ट की भट्टिनी से। राय साहब रंग सियार हैं, इसके द्वारा प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या वार्तालाप हुई है। तो राय साहब की प्रवृत्ति अन्य जमींदारों जैसी ही है, पर वे दूसरों से अलग दिखने का प्रयास करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो अगर देखें कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा एक उपन्यास है। निम्न अवतरण को ध्यान से पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है कि गोदान का प्रधान पात्र जो होरी है, बेसिकली वो अवध प्रांत के ग्राम बेलारी का 5 बीघे का किसान है। तो जो गोदान का पात्र होरी है वो अवध प्रांत से बिलोंग करता है, और उसका गांव एक बेलारी के 5 बीघे का किसान है। प्रेमचंद जी ने होरी के रूप में एक अमर पात्र की सृष्टि की है, जो भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। होरी के चरित्र में उपलब्ध 2 गुण, उसकी शाश्वत गरीबी और परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति, वास्तव में प्रेमचंद के अपने व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने विचारों को इस उपन्यास में अभिव्यक्त किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए मेहता और होरी के मेल से बने व्यक्ति को ये प्रेमचंद को निरूपित करते हुए लिखा है। गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधि पात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मेहता से होरी को जोड़ा जा सके तो व्यक्ति बनेगा वो बहुत कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता होगा। मेहता भी यदि उन्होंने अपने विचार डाले हैं तो होरी में बराबर परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति डाली है। होरी को अपने जीवन में प्राय उन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ा जो एक सामान्य भारतीय किसान को जीवन में देखना पड़ता है। होरी राय साहब का असामी है और भाग्यवादी है। गोबर से वही कहता है कि हमें परमात्मा ने गरीब बनाया है। होरी व्यवहार कुशल है,
है, जब तब राय साहब को सलाम करने और उनके यहाँ जाता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जब हमारी गर्दन दूसरों के पहरे तले दबी हो तो अकड़कर निबाह नहीं हो सकता है। गोदान का प्रधान पात्र कौन है? तो यहाँ पे आपको बताना प्रधान पात्र होरी है। फिर होरी के गांव का नाम क्या है? तो बेलारी है ऐसे ही। और इसी से बताना है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमचंद का व्यक्तिगत गोदान जो व्यक्तित्व है व्यक्तिगत गोदान के किन दो चरित्रों से मिलकर बना है? तो होरी एक तरीके से जो कृषक का प्रतिनिधित्व करते हैं और मेहता जो है शहरी जो जीवन शैली है उसका प्रतिनिधि करते हैं। तो उन दोनों का मिला जुला स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और होरी किस प्रकार के किसान है? तो वो जो है प्रगतिवादी नहीं, वो बहुत भाग्य को मानने वाले और परिश्रमी है। प्रगतिशील नहीं बल्कि भाग्यवादी और परिश्रमी का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी ने किस पात्र के माध्यम से गोदान में अपने विचार व्यक्त किए हैं? तो मेहता के माध्यम से। निम्न उदाहरणों को ध्यान से पढ़ना, उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सन 50 से 60 के दशक में हिंदी उपन्यास का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे आंचलिक कहते हैं। उपन्यास को आंचलिक कहने तथा उसकी महत्ता की ओर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु को उन्होंने 1954 में प्रकाशित अपने उपन्यास मैला आंचल को आंचलिक की संज्ञा दी। उसी की भूमिका में लिखा किया है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक है पूर्णिया का। मैंने इसके एक हिस्से के एक गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। अंग्रेजी में ऐसे उपन्यास को वैक्सेस नॉवेल्स कहते हैं जिनमें क्षेत्रीय रंग अर्थात रीजनल टच था। ऐसे उपन्यासों में लेखक का ध्यान उस स्थान विशेष की सांस्कृतिक भाषा, बोली, रीति रिवाज, रहन सहन, लोक जीवन इनमें ज्यादा रमता था। आंचलिक उपन्यासों में भी लेखक की दृष्टि आंचलिकता पर होती थी और उसमें क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण होता था। वहाँ की बोली भाषा में प्रयुक्त शब्दों का उपयोग होता था। लोक संस्कृति, लोक जीवन, रहन सहन, वेशभूषा, अंधविश्वास, त्योहार, पर्व, राजनीति, सामाजिक आर्थिक जीवन का चित्रण प्रमुखता से देखने को मिलता था। तो हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्म हुआ कब? तो ये आप देखो कि ये 60वें दशक में ये आंचलिक उपन्यास में देखने को मिलता है कि यहाँ जन्म हुआ था। और फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो मैला आंचल है। मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? 54 में। मैला आंचल में किस अंचल की कथा है? तो बिहार के पूर्णिया जिले के एक गाँव की कथा है। आंचलिक उपन्यास में लेखक की दृष्टि सबसे ज्यादा किस पे होती है? तो वो अंचल विशेष पे अपना होता है। तो इस तरीके से हम आगे और भी क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। उपन्यास से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। हिंदी और प्राइड करके अपना टेलीग्राम है उससे कनेक्ट हो और भी ऐसे ही हिंदी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हिंदी से रिलेटेड मैक्सिमम एग्जाम जितने भी हैं वो चीज़ों को कवर करते हैं। वहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं लमसम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होता है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराया जाएगा। तो ऐसे वीडियोज़ को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह से ज़रूर साझा करें और प्रोत्साहित करते रहें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।